एवरीवन, आई होप कि आपकी स्टडीज काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम प्लांट एनाटॉमी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इसके वेटेज की बात की जाए तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं प्लांट एनाटॉमी में से, और साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी का भी यही वेटेज रहता है। तो एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से रिलेट करते हुए भी चैप्टर हैं और इनका वेटेज भी लगभग इक्वल सा ही रहता है। लेकिन इन दोनों चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इनमें से जब क्वेश्चन बनता है तो एनसीईआरटी की लाइन ही उठ के आ जाती है। तो जब भी आप एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को पढ़ें तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही स्टक होना है, एनसीईआरटी को ही आपको रीड करना है, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल आपको देखने हैं, आपको बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी से। स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता देती हूँ कि हमने यहाँ पे क्वेश्चंस 2013 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस लिए हैं। 2021 के क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो इस वाले पोर्शन में मैंने मॉर्फोलॉजी के भी क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं और एनाटॉमी के क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको इसी के अंदर आपको दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉर्फोलॉजी के भी और एनाटॉमी के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये 2013 का क्वेश्चन है। वातरंध्र क्या करते हैं? वातरंध्र जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं, तो इनका काम क्या होता है? देखिए, लेंटिसेल्स जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम पर दिखाई पड़ते हैं, और जैसे ग्रीन कलर का स्टेम है तो आपको इस तरीके से जैसे बारकी सा एक क्रैक दिखाई देगा, वही लेंटिसेल है। लेंटिसेल का मुख्य कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना, और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बने होते हैं, और एपिडर्मिस जो होती है पादपों की, उस एपिडर्मिस के फट जाने से, या हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक पोरस पार्ट होता है, ये छिद्रित भाग होता है। मैं डायग्राम भी बना देती हूँ पहले इसके समझाने के लिए आपको कि किस तरह का ये होता है। तो आपने देखा होगा इस तरह से ये एपिडर्मिस है, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया हुआ है, ये एपिडर्मिस होती है, और फिर यहाँ पर इस तरह की का ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक। और यहीं पर आपको 3 लेयर भी दिखाई देती है, यहाँ पे आपको 3 लेयर भी दिखाई देती है। इस जगह पर आपको जैसे फैलम, फिर फैलोजन, फिर फैलोडर्म, इस तरह से आपको ये 3 लेयर भी दिखाई देती हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं लेंटिसेल्स। ये आपका वातरंध्र है, और ये वातरंध्र गैस विनिमय के लिए उत्तरदायी है। ये उत्तरदायी है गैस विनिमय के लिए। एक अच्छा सा कलर चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन लिखा हुआ है खाद्य अभिगमन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, गैस विनिमय। तो आपका आंसर होगा गैस विनिमय। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्या है। अगर मान लीजिए आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होती है तो आपको ये तो पता है कि लेंटिसेल्स क्या है, वातरंध्र लिखा हुआ है, तो ये भी हो सकता है कई सारे स्टूडेंट इसमें वाष्पोत्सर्जन लगा के आ सकते हैं, ऐसा हुआ भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये किसके लिए है, गैसीय विनिमय के लिए है। नेक्स्ट, अंतरापूलीय एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होती है? देखिए, अंतरापूलीय एधा की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्रकार की एधा होती है, अंतरपूलीय एधा और अंतरापूलीय एधा। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये आपके वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो इन वैस्कुलर बंडल में यहाँ पे कैम्बियम होती है, इस तरह से ये कैम्बियम होती है। जो कैम्बियम बाहर की तरफ है इसे हम कहते हैं, ये जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो अंदर की तरफ है इसे हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इन्होंने पूछा है कि यह किसकी कोशिकाओं से विकसित होती है, तो यहाँ पर
यह मज्जा किरणों से विकसित होती है, क्योंकि यहाँ पर होती है मज्जा, क्योंकि ये अंतरापूलीयधा के बारे में पूछ रहा है। अंतरापूलीयधा मतलब ये आपको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बारे में पूछ रहा है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मज्जा किरणों से विकसित होती है। ये यहाँ पर मेडुलरी रेज होती हैं वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में, वहाँ से इस कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। तो आगे चलते हैं। किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष की आयु का आकलन हम किसके द्वारा करेंगे? वृक्ष की आयु का आकलन तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, या इसके अंतःकाष्ठ के व्यास के आधार पर, या इसकी ऊंचाई के घेरे के आधार पर, या जीव संवहति के आधार पर। तो आपको पता है कि वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? एनुअल रिंग्स के द्वारा। एनुअल रिंग्स जिन्हें हम कहते हैं वार्षिक वलय, इन्हें हम कहते हैं वार्षिक वलय, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एनुअल रिंग्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। और ये एनुअल रिंग्स बनती है टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले पादपों के अंदर। जो शीतोष्ण एरिया में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनके अंदर वार्षिक वलय देखने को मिलती है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले पादपों के अंदर वार्षिक वलय देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले पादपों में यहाँ पर उस जगह पर जो एनवायरमेंटल में सीजनल फ्लक्चुएशन है, जो वातावरणीय दशाएं हैं, जिसको हम कहते हैं मौसम परिवर्तन, वहाँ पर होता रहता है। समर सीजन आता है और विंटर सीजन आता है, तो इस तरह से वहाँ पर स्प्रिंग वुड बनती है, ऑटम वुड बनती है। तो स्प्रिंग वुड में कैम्बियम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ऑटम वुड में जो विंटर सीजन में होता है तो विंटर सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी कम होती है। इस वजह से वहाँ पर वार्षिक वलय बनती हैं। और वार्षिक वलय ये एक प्रकार की कोसेंट्रिक रिंग होती है, जिसे हम कहते हैं सकेंद्रीय वलय होती हैं। तो इन सकेंद्रीय वलय के आधार पर पादप की आयु का पता लगाया जाता है। और एक और बात कि यह ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले पादपों में एनुअल रिंग्स क्यों नहीं दिखाई देती? तो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले पादपों में एनुअल रिंग इस वजह से नहीं दिखाई देती क्योंकि वहाँ पे मौसम परिवर्तन अधिकतर एक जैसा बना रहता है, इस वजह से। और इसके अलावा टेम्परेट रीजन में भी ऐसा नहीं है कि सभी पादपों में एनुअल रिंग्स आपको दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पादपों में टेम्परेट रीजन में भी एनुअल रिंग्स ठीक से नहीं दिखाई देती। तो टेम्परेट रीजन में भी एनुअल रिंग्स उन्हीं पादपों में अच्छे से दिखाई देती हैं जो कि जिनमें कैम्बियम एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है। लेकिन जहाँ पे जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है जिन पादपों के स्टेम में, तो वहाँ पे भी ये रिंग्स नहीं दिखाई देती है। तो आगे चलते हैं 2014 के क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन, आपको एक द्विबीजपत्री तने और द्विबीजपत्री जड़ के काफी पुराने टुकड़े दिए गए हैं। आप उन दोनों में प्रभेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे बोला है एक तो डाइकोट स्टेम के बारे में, डाइकोट स्टेम के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर डाइकोट रूट के बारे में बताया गया है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये आपका जो भी डिफरेंशिएशन होता है ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बेसिस पर होता है। अगर मैं डाइकोट स्टेम की बात करूं और डाइकोट रूट की बात करें, तो डाइकोट रूट में क्या होता है कि यहाँ पर जो मेटाजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। लेकिन स्टेम में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। तो ये दोनों में उल्टा है, इसी आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा आदि दारू के आधार पर। आदि दारू के आधार पर, प्रोटोजाइलम के आधार पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा डाइकोट स्टेम है और कौन सा यहाँ पर डाइकोट रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिनिकाएं अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न है? वाहिनिकाएं अन्य वाहिकीय तत्वों से कैसे भिन्न है? मतलब यहाँ पे अन्य वाहिकीय तत्व, पहले हम वाहिकीय तत्व की बात करेंगे। वाहिकीय तत्व की बात करेंगे। तो वाहिकीय तत्व में आपके ना एक तो आता है वेसल, एक आती है वेसल और दूसरा आता है आपके ट्रैकिड्स।
ठीक है, एक आती है आपके वेसल्स और दूसरा आता है ट्रैकेट्स। दोनों में क्या अंतर है? इसने पूछा है कि वाहिकाएं मतलब ट्रैकेट्स अन्य वाहिकीय तत्वों से किस प्रकार से भिन्न होती हैं। तो अगर हम बात करें वेसल्स की और ट्रैकेट्स की, तो इनमें यहाँ पर छिद्रित, ये तो जो आपके ट्रैकेट्स हैं और जो वेसल्स हैं इनमें पोरोसिटी का अंतर है, एक तो अछिद्रित है और एक छिद्रित प्रकार की है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैस्पेरियन पट्टियों का होना, अच्छिद्रित होना, केंद्रक का अभाव होना और लिग्निन युक्त होना। तो ये जो वाहिनिकाएं ये कैसी हैं? अच्छिद्रित हैं। आगे चलेंगे 2015 के क्वेश्चन में, एक बीजपत्री पादपों में संवहन बंडलों का बंध कहा जाता है। क्यों? एक बीजपत्री पादप में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज टाइप के होते हैं, बंद प्रकार के संवहन बंडल होते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? पहला लिखा हुआ है जाइलम सब तरफ से फ्लोएम से घिरा रहता है, प्रत्येक बंडल को एक मूलाच्छेद घेरे रखती है, और तीसरा दिया हुआ है एधा अनुपस्थित होती है, और चौथा दिया हुआ है कि इनमें छिद्रण वाली वाहिकाएं नहीं होती। तो जब भी हम मोनोकोट की बात करते हैं तो मोनोकोट्स के अंदर जो एधा है वो अनुपस्थित होती है, यहाँ पे जो कैम्बियम है एब्सेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर वैस्कुलर बंडल को क्लोज कहा जाता है। आंसर आएगा आपके थर्ड। एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति का होना है? एक बीजपत्री जड़ मतलब मोनोकोट रूट का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति होना है? कैम्बियम त्रिज्या की तरफ और जाइलम फ्लोएम को बीच में दबा होना, और खुले संवहन बंडल, चिथरे संवहन बंडल और संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना। जब भी हम मोनोकोट की बात करते हैं तो इनके पास में कैम्बियम नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? संवहन में इसके कैम्बियम नहीं होती। एक वलय बंधित पादप में ना तो मूल और न ही प्ररोह मरेगा। वलय बंधित, पहले मैं आपको बता देती हूँ वलय बंधित पादप क्या होता है। जैसे कि ये हमने एक प्लांट लिया है और इसमें इसको हमने इस तरह से बनाया है, थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ। यहाँ पे इसे गार्डल भी कहते हैं। तो ये स्टेम है, ठीक। इस प्लांट में ये आप देख रहे हो स्टेम है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे गार्डल बना दिए। गार्डल का मतलब यहाँ पे इस तरह से इसके इस वाले बार्क वाले पार्ट को हटा दिया है, तो ये गार्डल बना दिए हमने, ठीक। फ्लोएम वाले पार्ट यहाँ पे हट जाएगा, तो फ्लोएम वाला पार्ट निकल जाएगा। इसके बाद ये स्टेम कैसा दिखाई देगा आपको? इस तरह से, ये ऐसा, जिसमें से आपने इसकी बार्क को हटा दिया है। इसको हटा भी सकते हैं, ये देखिए ऐसा। तो आपने इतने मोटे पार्ट यहाँ से हटा दिया, केवल यहाँ पे ये जाइलम बचा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपने इसकी वलय बंधित कर दिया, इसकी यहाँ पे गार्डलिंग कर दी, तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? ना तो मूल और ना ही प्ररोह मरेगा। ना प्ररोह पहले मरता है और मूल पहले मरती है, प्ररोह मूल एक साथ मरते हैं। देखिए इनमें आप ये देखिए, यहाँ पर भोजन का निर्माण तो पत्तियों में होता है, तो ऊपर वाली पत्तियों में भोजन का निर्माण हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे वाली पत्तियों में यहाँ पर भोजन का निर्माण नहीं होगा, और ये जो जड़ें होती हैं इन जड़ों में तो भोजन का निर्माण होता नहीं है। तो जड़ों तक भोजन कौन पहुंचाता है? पत्ती वाले भाग से जड़ों तक भोजन जाता है, और जब यहाँ पे गार्डलिंग हो जाती है तो ये भोजन इस जड़ वाले भाग पे नहीं पहुंच पाएगा, और इस वजह से जो मूल वाला पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट है, वो सबसे पहले यहाँ पर मरेगा। तो मूल इसमें आएगा, मूल पहले मरती है, थर्ड में आएगा मूल, आठवें में थर्ड आएगा, पहले मूल मरती है। यहाँ पर ए से डी तक विभिन्न अवयवों को पढ़ें और एक काष्ठीय द्विबीजपत्री तने से पादप से भीतर की ओर उनकी व्यवस्था का सही क्रम बताएं। तो आपको बाहर से भीतर की तरफ, बाहर से भीतर की तरफ सही क्रम बताना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है द्वितीयक वल्कुट, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट, फिर इसमें लिखा हुआ है द्वितीयक पोषवाह सेकेंडरी फ्लोएम, फिर इसमें लिखा हुआ है काग। इनको हमें जमाना है,
ठीक, यहाँ पे काग जिसे हम कोर्क कहते हैं उसके बारे में है। कागजन क्या होता है, काग स्तर होता है, या काग स्तर क्या होता है आपको पता होगा। काग स्तर फेलोडर्म, कागजन फेलोजन, और काग यहाँ पे क्या है, काग ये कोर्क है। ठीक, तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो सबसे बाहर की तरफ अगर हम देखें तो काग जो बार्क होती है, जो कोर्क होती है, वो सबसे बाहर की तरफ होती है। सबसे बाहर क्या आ जाएगा, डी। फिर इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में आएगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो किसी का नाम है, वो फेलोडर्म का ही नाम है, नहीं फेलोजन का नाम है। तो आपको पता है कि पहले क्या आती है, फेलोजन, पहले आता है फैलम, पहले आता है फैलम, फैलम सबसे ऊपर की बात कर रही हूं तो सबसे पहले आता है फैलम, फिर आता है फेलोजन, फिर आता है फेलोडर्म, फेलोडर्म, ठीक है ना। फेलोजन, पहले फैलम, फिर फेलोजन, फिर फेलोडर्म, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है काग, काग क्या है, काग, काग के बारे में पूछा है ना पहला तो। अच्छा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स यहाँ पर फेलोडर्म है या फेलोजन है, फेलोजन है। तो फेलोजन यहाँ पर, ये तो कॉर्क कैम्बियम है, सॉरी ये है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, और फैलम है यहाँ पे कोर्क, और फेलोडर्म है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आ गया, डी, डी का मतलब काग, सबसे पहले आ गया काग, काग के बाद में आता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब फेलोडर्म, ये फेलोडर्म लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये फेलोडर्म। तो इसके बाद में आ गया फेलोडर्म जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स द्वितीयक वल्कुट, द्वितीयक वल्कुट के बाद में आता है द्वितीयक पोषवाह, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी द्वितीयक पोषवाह। तो द्वितीयक सेकेंडरी, इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक पोषवाह बोलेंगे, सेकेंडरी पोषवाह। और फिर उसके बाद में आता है, सबसे लास्ट में आता है आपके काष्ठ, सबसे लास्ट में आती है आपके काष्ठ। तो ये भीतर से, बाहर से भीतर की ओर का सीक्वेंस है, डी ए सी बी और डी सी ए बी, सी डी बी ए और ए बी डी सी। तो अब यहाँ पे आप मैच कर लो, मैंने जिस तरीके से बनाया, सबसे पहले काग आएगा जो कि डी है, और फिर उसके बाद में आएगा ए, तो डी और ए यहाँ पे मैच कर रहा है इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। 2016 के क्वेश्चन देखेंगे, द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली कोशिकाओं को हम बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरक कोशिकाएं, ये नहीं आएगा, सहायक कोशिकाएं ये आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। अब 2017 के क्वेश्चंस देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है। स्थूल कोणों तक, काग और पोषवाह और जाइलम। तो मृत कोशिकाओं का बना होता है काग, काग मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अंतःकाष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। अंतःकाष्ठ यह अत्यधिक टिकाऊ होती है और यह जल और खनिज का चालन कुशलता से कर सकती है। इसमें अत्यंत लिग्निन युक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं और इसमें कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं। पहले तो आप देख लीजिए अंतःकाष्ठ होती क्या है। दो प्रकार के वुड होते हैं, एक होता है सैप वुड और एक होता है यहाँ पर हार्ट वुड। ये दोनों के नाम आपने सुने होंगे, अंतःकाष्ठ और बाह्य काष्ठ। तो ये सैप वुड रसदारू, रसदारू है ना, तो सैप वुड को बोलते हैं रसदारू। ये होती है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ होती है और ये होती है लिविंग प्रकार की, इसमें सक्रिय कैम्बियम एक्टिविटी होती है। हार्टवुड की बात करें तो ये होती है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ होती है हार्टवुड और ये होती है डेड और ये फंक्शनल नहीं होती है। और इसमें जो भी जैसे टैनिन वैनिन रेजिन वगैरह ये सबका जमाव होता है। तो हार्टवुड अंदर की तरफ होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, अंतःकाष्ठ है। और ये डार्क कलर की भी होती है। तो यह अत्यंत टिकाऊ होती है, बिल्कुल सही बात है, टिकाऊ तो है, फर्नीचर वगैरह इसी के बनाए जाते हैं। यह जल खनिजों का चालन कुशलता से करती है। तो क्योंकि ये डेड होती है अंतःकाष्ठ,
इसमें, इसलिए इसमें कंडक्शन जैसी कोई चीज यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे मिनरल्स का, वाटर का कंडक्शन नहीं होता। तो सेकंड ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसमें अत्यंत लिग्निन भित्ति युक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं, सही है। इसमें कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा सेकंड। संवहनी एधा सामान्यतः क्या बनाती है? संवहनी एधा मतलब वैस्कुलर कैम्बियम सामान्यतः क्या बनाती है? प्राथमिक पोषवाहा बनाती है, सेकेंडरी जाइलम बनाती है, परित्वक बनाती है, काग स्तर बनाती है। तो जब भी हम वैस्कुलर कैम्बियम की बात करते हैं तो यह वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम बनता है। प्राथमिक नहीं बनेगा, परित्वक नहीं बनेगा, काग स्तर नहीं बनेगा। 2018 के क्वेश्चंस देखेंगे। घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं? घास की पत्ती जो कि आपके यहाँ पर मोनोकोट है, तो मोनोकोट में कैसे होते हैं? डंबल शेप होते हैं। तो डंबल शेप प्रकार के यहाँ पे रंध्र होते हैं, आयताकार, ढोलाकार, वृत्ताकार, डंबल शेप। इस तरह से डंबल आकार के रंध्र पाए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ पे होती है? कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ पे होती है? एंडोडर्मिस में होती है। और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कैस्पेरियन पट्टियां क्या होती है। ये तो आपको पता है ना कि सबसे पहले क्या आती है? एपिडर्मिस आती है। एपिडर्मिस के बाद में क्या आता है? कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स के बाद में क्या आता है? एंडोडर्मिस आती है। एंडोडर्मिस के बाद में क्या आता है? पेरीसाइकल आता है, पेरीसाइकल। और फिर उसके बाद में आपके जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाद में जो एंडोडर्मिस वाला रीजन होता है, तो एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स में यहाँ पर सुबेरिन का जमाव हो जाता है और सुबेरिनाइज्ड सेल ये हो जाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कैस्पेरियन पट्टियां। तो कैस्पेरियन पट्टियां कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस वाले पार्ट में। तो आंसर आपका क्या होगा? सेकंड। वह पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल ही नहीं होती, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती? शंकुधारी पादप, साइकेड्स, पर्णपाती, आवृत बीजी और घास। तो घास जो कि मोनोकोट में आते हैं, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में देखी जाती है। तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किससे उत्पन्न होते हैं? एक डाइकोट प्लांट है तो उसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये किससे बनते हैं? पहला है कागजन से बनते हैं, कक्षीय विभजोतक से बनते हैं, संवहनी एधा से बनते हैं या शीर्षस्थ विभजोतक से बनते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं डाइकोट स्टेम की, तो स्टेम के अंदर यहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है वो वैस्कुलर कैम्बियम से ही होता है। ये देखिए यहाँ पे ये वैस्कुलर बंडल है, तो वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में पाए जाते हैं ये आपके वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है इसकी एक्टिविटी से ही सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनता है। ये है वैस्कुलर कैम्बियम। बाहर की तरफ तो ये आपके मेडुलरी रेज होती हैं और ये भी कैम्बियम एक्टिविटी दर्शाती हैं बाद में जाकर। तो इस तरह से ये जो आपकी वैस्कुलर कैम्बियम है ये आगे जाकर इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम भी कहलाएगी। ये तो इंटर है और ये आपके इंट्रा है। इंटर मतलब बिटवीन और इंट्रा मतलब विद इन। तो ये आपकी ये जो है बिटवीन, तो ये तो हो गई आपके इंटरफेसिक्युलर, इंटरफेसिक्युलर और ये हो गई आपकी इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम है ये आपके वैस्कुलर कैम्बियम ही है और यही आपके सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। आगे चलेंगे 2019 के क्वेश्चन, अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? केवल सहचर कोशिकाओं का, चालनी नलिका और सहचर कोशिका दोनों का, और एल्ब्यूमिनस कोशिकाओं, चालनी कोशिकाओं का और केवल चालनी कोशिकाओं को। तो यहाँ पे पूछा है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब कि जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछा है। और जिम्नोस्पर्म में अगर हम फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे कौन सा फ्लोएम नहीं होता है? तो इसके पास में चालनी नलिकाएं और सहचर जो कंपेनियन सेल्स हैं वो नहीं होती। यहाँ पर चालनी नलिका नहीं होती और
कंपेनियन सेल्स नहीं होती, इनकी जगह होती है एल्ब्यूमिनस सेल्स, इनकी जगह होती है एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं यहाँ पे होती हैं, तो ये गलत है। अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से इसमें सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। जब बहुत नमी होती है, अच्छा शुष्क मौसम होता है, तो जब तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है तो घास की पत्तियों में कर्लिंग हो जाती है। वो कर्लिंग किसकी वजह से होती है? स्पंजी पर्ण मध्योतक में वायु स्थान का सिकुड़ना, वाहिकाओं में टाइलोसिस की वजह से, रंध्रों के बंद होने की वजह से और बुलीफॉर्म कोशिकाओं के शिथिल होने की वजह से। तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से। बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से ही जो लीव्स होती हैं वो उनमें कर्लिंग आ जाती हैं, ठीक है, जब मौसम काफ़ी ड्राई होता है, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। तो वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए ये बुलीफॉर्म कोशिकाएं अपनी पत्तियों को मोड़ लेती हैं। 2020 के क्वेश्चंस, एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। अधिक संख्या में, पहले तो देख लेते हैं कि इसने कौन से पादप की पूछा है। एक पादप में अनुप्रस्थ काट लिया है और उसके शारीरिक लक्षण आपको बताए गए हैं। पहला लक्षण है अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन पूलाच्छद। तो बिखरे हुए संवहन पूल तो कहाँ पाए जाते हैं? एक बीजपत्री पादप में पाए जाते हैं। स्पष्ट रूप से मृदुतिकीय भरण ऊतक, संयुक्त और आवर्धी संवहन बंडल और पोषक तत्व, पोषक वाह मृदुतक। पहले तो आप ये देख लीजिए कि संवहन मंडल काफी सारे हैं, ठीक है, मृदुतक है, भरण ऊतक है, संयुक्त है, आवर्धी है। आवर्धी है मतलब क्लोज्ड है। तो अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? द्विबीजपत्री तो आप हटा दो, द्विबीजपत्री ना तो तना आएगा ना जड़ आएगा। अब एक बीजपत्री तना या एक बीजपत्री जड़, तो एक बीजपत्री तने के अंदर संवहन पूल बिखरे हुए होते हैं, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। गलत कथन का चुनाव कीजिए। रस दारू सबसे भीतर द्वितीयक दारू होता है। रस दारू का मतलब सेपवुड, तो ये सबसे भीतर होता है, जबकि गलत है, सबसे भीतर की तरफ होता है हार्टवुड, जिसे हम अंतरकाष्ठ कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, फिर आगे पढ़ने का क्या फायदा? और यही इसका आंसर है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। टैनिन, रेजिन, तेल आदि जमा होने के कारण अंतरकाष्ठ मतलब हार्टवुड गहरे रंग के हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि सेपवुड और हार्टवुड को जब आप देखोगे तो सेपवुड आपको बिल्कुल लाइट रीजन आपको दिखाई देगा, लेकिन जब हार्टवुड की बात करते हैं तो ये डार्किश कलर का दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जमाव हो जाता है जो ये रेजिन है, टैनिन है, लिग्निन है, इन सब पदार्थों का। इसके बाद थर्ड दिया हुआ है अंतरकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। तो ये भी सही है कि जो अंतःकाष्ठ है इसमें कंडक्शन नहीं होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रस दारू जड़ से पत्ती तक जल में चालन और खनिजों के चालन में शामिल होती है, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया गया है। अब हम 2021 के क्वेश्चंस देखेंगे। सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता कहाँ पाई जाती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स में। ऊतक जिसमें एक ही प्रकार की सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान हैं, तो ये सरल ऊतक है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक कौन सा है? अत्यधिक मोटी भित्ति व सक्रिय गुहा वाली मृत कोशिकाएं, तो ये स्क्लेराइड जाएगा। स्क्लेराइड में मोटी भित्ति होती है, सक्रिय गुहा होती है, लिग्निन का जमाव होता है, इसमें आ जाएगा आपके थर्ड। और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक तो हो गया आपके यहाँ पे संवहन ऊतक। अब आप मैच कर लीजिए। ए में आ रहा है आपके यहाँ पर सेकंड, बी में आ रहा है फोर्थ, बी में आ रहा है फोर्थ, सी में आ रहा है आपके फर्स्ट, सी में फर्स्ट, और डी में आ रहा है आपके थर्ड। तो ये हुआ आपका आंसर, ये आपका आंसर हुआ। और ये आपके नीट इसी साल का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। केवल एक मैचिंग से ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अभी तक हम इतने सारे चैप्टर के PYQ लगा चुके हैं। हमने सेल बायो के PYQ लगाए हैं, हमने प्लांट किंगडम के PYQ लगाए हैं। तो PYQ से आपको एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, इजी ही पूछे जाते हैं और NCERT से ही पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की लैंग्वेज चेंज करके या उन दो टाइप के क्वेश्चंस को मर्ज करके वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आगे चलते हैं
और आपने देखा कि इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि एक मैचिंग करते से ही आपका आंसर बन रहा है। वैसे तो आप देखो इसमें सेकंड है और सेकंड किसी में भी नहीं है, तो केवल एक मैचिंग करते से ही आपका ये आंसर बन रहा है। ठीक, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि एक मैचिंग कर दिख रहा है आपको और आप आंसर लगा के आ गए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक के भी दो मैचिंग हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन की दो मैचिंग्स भी रहती हैं, तो उसको पहले ध्यान से देखना, उसके बाद आप आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन हम सेल बायो में भी कवर कर चुके हैं, फिर भी ये क्वेश्चन दोबारा इसमें आया है। परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्य उपांग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें पहला स्टेटमेंट ही गलत है क्योंकि चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपके गलत है। अब हमें यहाँ पे मैच करना है वातरंध्र। आपको पता है अभी हमने 2013 का पहला क्वेश्चन ही वातरंध्र के ऊपर आधारित था, तो आप अब बता सकते हैं कि वातरंध्र यहाँ पे क्या आएगा। वातरंध्र क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान। कॉर्क, कैम्बियम, अद्वितीयक वल्कुट और कोर्क। तो कॉर्क कैम्बियम यहाँ पे क्या है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, तो ये है आपका कागजन। कॉर्क कैम्बियम है कागजन, जिसे हम कहते हैं फैलोजन, फैलोजन। ठीक है ना। ए में आ रहा है आपके थर्ड, ए में आ रहा है थर्ड, बी में आ रहा है आपके फर्स्ट। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स किसको कहेंगे, काग अस्तर को, जिसे हम कहते हैं फेलोडर्म, फेलोडर्म इसे कहेंगे। सी में आ जाएगा आपके फोर्थ। और कार्क, कार्क यहाँ पे आ जाएगा, सुबेरीन का निक्षेपण पाया जाता है कार्क में, तो डी में आ जाएगा आपके सेकेंड। तो आपका यहाँ पे आंसर है सेकेंड। यहाँ पे आपको फ्लावर फॉर्मूला दिया गया है, देखिए 25 क्वेश्चन में ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। फैमिलीज आपको पढ़नी होगी इसके लिए, और हाँ फैमिलीज वही पढ़नी है जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो एनसीईआरटी में आपको ये भी दिया गया है कि फैबेसी के जो फ्लावर फॉर्मूला है वो क्या होगा। फैबेसी का फ्लावर फॉर्मूला क्या होगा, तो फैबेसी के अंदर 9+1 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक मैच किया है सिर्फ ए में थर्ड, और ए में थर्ड मैच करते से फिर आपका पूरा का पूरा मैच हो रहा है, पूरा का पूरा मैच हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर नहीं जमता है तो आप एक और मैच कर लो, 3+3। और यहाँ पे ये पी पेरियंथ, ये आपका एंड्रोशियम से अटैच है। तो सी में आपके क्या आ रहा है, सेकंड लिलिएसी, ये लिलिएसी का आपके फ्लावर फॉर्मूला है, तो आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित में से सही युग्म का चुनाव कीजिए। घास की पत्तियों की बाह्य त्वचा में बड़ी रंगहीन कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं सहायक कोशिकाएं, ये गलत है। सेकंड है द्विबीजपत्री पत्तियों में संवहन बंडल मोटी भित्ति वाले और बड़ी कोशिकाओं से घिरे रहते हैं जिन्हें हम यौगिक ऊतक कहते हैं। यौगिक ऊतक को कहा जाता है कंजक्टिव टिश्यू। तीसरा दिया हुआ है मज्जा किरणों की कोशिकाएं जो कैम्बियम वलय का भाग निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं अंतरापूलीय एधा। तो ये बिल्कुल सही है कि जो मज्जा किरणों की कोशिकाएं हैं जो कि कैम्बियम वलय का निर्माण करती है, इन्हें कहते हैं अंतरापूलीय कैम्बियम। और देखिए ये वाला क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपने आगे के ईयर्स में देखा है, आगे नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आगे तो नहीं बोलेंगे, पिछले साल के में पूछा गया है। 27 निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद कुछ महीनों तक होती है। तो इसके लिए आप कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने राफेल सुना है, राफेल की जगह आप RSL याद रखो, RSL। आर का मतलब है यहाँ पे रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी। इन पादपों में देखिए यहाँ पर कुछ महीनों तक इनकी वैबिलिटी रहती है। अब आप मैच कर लीजिए, पोएसी दिया हुआ है तो ये गलत है, इसमें पोएसी दिया हुआ है ये गलत है, इसमें पोएसी दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, तो आंसर आ जाएगा आपके फोर्थ। ठीक, तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, 27 क्वेश्चंस थे आपके प्लांट एनाटॉमी में से। हालांकि यहाँ पर 2021 में हमने कुछ प्लांट मॉर्फोलॉजी के भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं।
तो देखा आपने, और यहाँ पे अब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद में आपको ये भी आइडिया लग गया कि एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। और मैं जब आपको इतनी सारी क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे करवा रही हूँ, तो आप अपने डिसिप्लिन में रहकर इन क्वेश्चन सीरीज को अटेम्प्ट करिए, एनसीईआरटी को रीड करिए, फिर अपने क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखिए। तो इसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, मैं आपको अश्योर करती हूँ। आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपके नीट एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।